पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं। तो बिहार में बहने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के संबंध में कौन सा कूट सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है गंडक नदी एवं बागमती नदी। ये दोनों की दोनों नदियां बिहार में बहती हैं और ये दोनों की दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं, गंडक और बागमती। इसीलिए जो पहला वाला कूट है ये तो सही हो जाएगा। जो दूसरा वाला कूट है इसमें दिया है कोसी नदी और सोन नदी। ये भी दोनों की दोनों जो नदियां हैं कोसी और सोन, ये भी दोनों की दोनों बिहार में ही बहती हैं और ये भी दोनों की दोनों जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं। इसीलिए दूसरा वाला कूट भी जो है वो ये भी सही हो जाएगा। जो तीसरा कूट है इसमें दिया है यमुना नदी, घाघरा नदी और रामगंगा नदी। ये तीनों की तीनों नदियां गंगा की सहायक नदियां तो हैं, लेकिन ये बिहार में नहीं बहती, बल्कि ये जो है वो यूपी में बहने वाली नदियां हैं, यमुना नदी, घाघरा नदी और रामगंगा नदी। इसीलिए जो तीसरा वाला कूट है ये तो सही नहीं हो सकता। चौथे कूट में दिया है गोमती नदी एवं महानंदा नदी। तो इसमें से ये महा जो नंदा नदी है ये तो बिहार में बहती है और ये जो है वो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन ये जो गोमती नदी है ये बहती है उत्तर प्रदेश में। ये भी गंगा की सहायक नदी है लेकिन ये बहती है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए जो चौथा वाला कूट है ये भी सही नहीं हो सकता। मतलब कि पहला और दूसरा कूट सही है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर इन नदियों को आप मैप में देखेंगे तब अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बिहार राज्य का मैप है और जो गंगा नदी है वो बिहार के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है और ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर मिल जाती है। बिहार में जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं इनको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी नदियाँ जो कि दाहिनी तरफ से आकर के मिलती हैं गंगा में, और एक ऐसी नदियाँ जो कि बाईं तरफ से आकर के गंगा में मिलती हैं। बाईं तरफ से आकर के मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो घाघरा नदी है, घाघरा के बाद गंडक है, गंडक के बाद बुरही गंडक है, इसके बाद कोसी नदी है, कोसी नदी के बाद यहाँ पर महानंदा नदी है। ये 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो कि बाईं तरफ से आकर के गंगा में मिलती हैं। कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, बुरही गंडक, कोसी और महानंदा। इसके अलावा दाहिनी तरफ से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियों में सोन नदी है, पुनपुन नदी है और फाल्गुन नदी है। ये तीनों की तीनों जो है वो दाहिनी तरफ से आकर के गंगा में मिलने वाली नदियां हैं और तीनों की तीनों जो है वो बिहार में प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा इसमें से जो सोन नदी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इससे एक बार क्वेश्चन पूछा गया टीआरई वाले में कि गंगा की दक्षिण की तरफ से आकर के मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है सोन नदी जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आकर के बिहार में बहते हुए ये आकर के पटना के समीप में गंगा में जाकर के विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो जो हमारा उड़ीसा राज्य है इसको 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग करके नए राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बिहार राज्य की बात करें तो जो बिहार है ये बंगाल से काट करके अलग करके बनाया गया था। जो बंगाल प्रांत था इसी का एक हिस्सा काट करके इसको जो है वो बिहार बनाया गया था। और बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार की स्थापना जो है वो 22 मार्च 1912 ईस्वी को की गई थी। लेकिन जब 1912 ईस्वी में बना था ये जो बिहार राज्य, उस समय उड़ीसा और झारखंड भी इसी में हुआ करते थे। लेकिन फिर 1 अप्रैल 1936 को इसका जो नीचे वाला भाग है इसको काट करके इसको जो है वो उड़ीसा बना दिया गया। इसको क्या बना दिया गया, तो इसको जो है वो उड़ीसा राज्य बना दिया गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसके बाद फिर साल आया 2000 ईस्वी का और 2000 ईस्वी में 15 नवंबर के दिन इस बिहार का एक और हिस्सा काट दिया गया और जो नीचे वाला हिस्सा था इसको जो है वो झारखंड राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इसको जो है वो झारखंड राज्य बना दिया गया। अर्थात जो बिहार राज्य है इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई। जो उड़ीसा राज्य है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई और जो झारखंड राज्य है इसकी स्थापना जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो बिहार में जो पहली सरकार बनी थी श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में, इसका डिमांड था कि जो राजनीतिक कैदी बना करके रखे हैं अंग्रेज, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा तो इनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में पहली बार निर्वाचित सरकार जो है वो 1938 ईस्वी में बनी थी कांग्रेस की, और इसके मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। अर्थात जो श्री कृष्ण सिंह हैं वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने वायसराय के सामने मांग रखी कि आपने जितने भी राजनीतिक कैदी बना करके रखे हैं उन सारे लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन वायसराय ने इनकी बात नहीं मानी। इसीलिए वायसराय पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि फरवरी 1938 ईस्वी में पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से वायसराय पर दबाव बना और फिर अगले ही महीने मार्च में सारे कैदियों को छोड़ भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी बिहार में आए थे तो यहाँ पर बत्तख मियाँ के द्वारा इनकी जान बचाई गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो जो चंपारण सत्याग्रह है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये कब चला था, तो ये चला था 1917 ईस्वी में। और कहाँ पर चला, तो ये बिहार के चंपारण जिले में चला था। और क्यों चला, क्योंकि बिहार का जो चंपारण जिला है यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा 3 कठिया प्रथा लागू कर दी गई थी। अर्थात कोई भी किसान 20 कट्ठे में कोई भी खेती करता है तो उसको 3 कट्ठे में नील की ही खेती करनी होगी, ऐसा अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और इसी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है वो चंपारण पहुँचे थे। जब ये चंपारण पहुँचे तो यहाँ पर इरविन के द्वारा इनको आमंत्रित किया गया भोजन पर, शाम के भोजन पर, कि आइए हम लोग बैठ करके बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा। लेकिन इरविन की पूरी प्लानिंग थी महात्मा गांधी को जहर दे करके मार देने की। लेकिन ये बात जो है वो पता चल गई बत्तख मियाँ को कि महात्मा गांधी को दूध में जहर मिला करके दिया जाएगा, जिससे कि महात्मा गांधी की मौत हो जाएगी। इसीलिए ये जो बत्तख मियाँ हैं इन्होंने ये बात जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी को बता दी। और राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो महात्मा गांधी को दूध पीने से मना कर दिए, जिससे कि गांधी जी की जान यहाँ पर बच सकी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो हमारे देश में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय बिहार से स्वामी विद्यानंद जी हैं, इन्होंने अगुवाई की थी किसानों की। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ 1922 ईस्वी में, तो इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। और उस समय बिहार से स्वामी विद्यानंद जी हैं, उन्होंने किसानों की अगुवाई की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो जो स्वराज दल है इसकी स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग स्वराज दल की बात करें तो जो स्वराज दल है इसको राष्ट्रीय स्तर पर 1923 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और कौन कौन थे इसको स्थापित करने वाले में, तो एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। और ये पार्टी क्यों बनाई गई थी, क्योंकि उस समय हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी समय अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में चुनाव भी कराया जाना था। लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से मना कर दिया था कि कोई भी जो है वो इस चुनाव में भाग नहीं लेगा। इसीलिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। और फिर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि ये लोग बाहर से असहयोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग सरकार में रह करके असहयोग का काम करेंगे। इसीलिए इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और इसी को जो है वो बिहार में स्थापित करने वाले श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के पहले राज्यपाल बनने वाले जेम्स डेविड शिफ्टन थे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा।
अच्छा, ये जो जेम्स डेविड शिफ्टन हैं, ये तो अंग्रेज़ों के समय में बिहार के पहले राज्यपाल थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम जो है वो आज़ाद भारत के बिहार के पहले राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। महात्मा गांधी जब 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में गए थे तीन कठिया प्रथा का विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, उसी के ऊपर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा महात्मा गांधी एंड बिहार नामक पुस्तक लिखी गई है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, और वो है डिवाइडेड इंडिया। डिवाइडेड इंडिया नामक जो पुस्तक है इनकी, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है वो है पादरी की हवेली, जो कि बिहार के पटना ज़िले में है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही है पादरी की हवेली, और ये बना कब था? तो ये बना था 1713 ईस्वी में। और कहाँ पर बना है? तो ये जो है ये बिहार के पटना ज़िले में, जो राजधानी है पटना, यहीं पर ये बना हुआ है 1713 ईस्वी का, और इसी को जो है वो सेंट मेरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो जो अशोक कुमार अभिनेता हैं इनका जन्म बिहार के भागलपुर शहर में हुआ था, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो अशोक कुमार हैं इन्हें 1988 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1940 ईस्वी में पटना महिला विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो पटना में जो महिला विद्यालय है इसकी स्थापना सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल सोसाइटी के द्वारा की गई थी, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यही है पटना महिला विद्यालय, और इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। कब? 1940 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल सोसाइटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो पहला जो तैरता हुआ संयंत्र बना है सौर ऊर्जा वाला बिहार में कहीं पर, तो वो बना है बिहार के दरभंगा ज़िले में। जो बिहार का दरभंगा ज़िला है इसी का जो कादिराबाद है यहीं पर बना है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। सीएम यही क्वेश्चन जो है वो टीआरई में भी पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार का पहला वाला कहाँ पर बना है, कौन से ज़िले में बना है? तो वहाँ पर जो है वो दरभंगा सही था। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो गया है, और दरभंगा में भी पूछ लिया है कि दरभंगा में कौन सी जगह पर बना है। तो ये दरभंगा में कादिराबाद में बना हुआ है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता जो है वो 1.6 मेगावाट है। कितनी है? 1.6 मेगावाट इसकी क्षमता है, और ये दरभंगा ज़िले में बना है, जो कि बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है शिवहर जिला। कौन सा है? शिवहर जिला है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो वो है बिहार का पटना जिला। कौन सा है? पटना जिला, जो कि बिहार की राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की है? तो अभी जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के द्वारा 2020 ईस्वी में जो व्यापार के आसानी वाले राज्य हैं उनकी जो रैंकिंग दी गई थी, इसमें से बिहार की रैंकिंग कौन सी मिली है? तो बिहार की इसमें से 26वीं रैंकिंग मिली थी, और 26वीं रैंकिंग किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन ई है ये बिल्कुल सही होगा।
अच्छा, टॉप रैंकिंग किसकी थी इसमें? तो टॉप रैंकिंग में आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के दोनों थे टॉप पर, और जो है कि 26वें नंबर पर बिहार का नंबर आया है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो कि अब बढ़ करके वर्तमान में कितना परसेंट हो गया है? तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय बिहार का शहरीकरण जो है वो 11.3% था, जो कि अब बढ़ करके 15.3% हो गया है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कि कौन सा कथन जो है वो दिए गए कथनों में से सही है, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला कथन दिया है कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो भारतीय खनिज ब्यूरो है इसने कहा कि भारत में जितना भी पायराइट पाया जाता है इसका 95% बिहार में पाया जाता है, और ज़्यादातर जो है वो बिहार का जो रोहतास ज़िला है यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए जो पहला वाला कथन है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरा वाला कथन है ये कह रहा है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चूना पत्थर है ये इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कैमूर, मुंगेर, रोहतास वाले हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए जो दूसरा वाला कथन है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो तीसरा कथन है ये कह रहा है कि जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जमुई जिला है यहाँ पर सोने की खान है। इसीलिए जो ऑप्शन सी तीसरा वाला जो कथन है ये भी सही होगा। मतलब कि तीनों के तीनों सही हैं, और उपयुक्त में से एक से अधिक वाला दिया हुआ है ऑप्शन डी में। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो बिहार में जो फाल्गु नदी बहती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, ये दो नदियों के संगम से बनती है। एक नदी है मोहाना नदी और दूसरी नदी है लीलाजन नदी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है मोहाना और लीलाजन नदी ये बिल्कुल सही होगा। ये जो लीलाजन नदी है इसी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मोहाना और निरंजना भी देखने को मिलेगा, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों को स्थापित किया गया था? तो बिहार में पहली बार चाय बागानों को ठाकुरगंज में स्थापित किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो ठाकुरगंज है ये बिहार के किस राज्य में पड़ता है? तो ये जो है वो बिहार के किशनगंज जिले में पड़ता है। कहाँ पर? तो ये जो है वो बिहार के किशनगंज जिले में ठाकुरगंज पड़ता है, जहाँ पर पहली बार चाय बागान स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2011 के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात बिहार के कौन कौन से जिले हैं जहां पर कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है जनगणना 2011 के अनुसार, उसी को आरोही क्रम में करना है। तो यहाँ पर देखिए जो मधेपुरा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। यहाँ पर जो है वो लगभग 31.12% की जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर किशनगंज रहा था। किशनगंज के बाद तीसरे नंबर पर जो है वो सिवान रहा था। मतलब कि जो ऑप्शन बी में दिया है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में जो कृषि होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अनाज आधारित उद्योग होते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।